इंटर क्लास के बच्चों, चैप्टर हमारा मंसागति का आणविक आधार, जिसमें कि हम लोग अपनी पिछली क्लास में चार गैप का नियम पढ़ते हैं। चार गैप के नियम के बाद डीएनए से आरएनए, आरएनए राइबोज न्यूक्लिक एसिड, आरएनए से क्या अभिप्राय है, यानी कि वंशागति के प्रोसेस में आरएनए की भूमिका क्या है। देखिए, आरएनए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है और इसकी एकल श्रृंखला होती है। जैसे डीएनए में आप लोगों ने देखा था कि वो एक डबल हेलिक्स है, वैसे ही आरएनए सिंगल हेलिक्स है, यानी एक सूत्री संरचना के रूप में। कोशिकाओं में ये साइटोसोल में पाया जाता है और मुक्त या स्वतंत्र अवस्था में कोशिका द्रव्य में राइबोसोम तथा अंतःद्रव्यीय जालिका, जिसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी आरएनए की उपस्थिति हो सकती है। ज्यादातर यूकैरियोटिक गुणसूत्रों से इनका संबंध माना जाता है और आरएनए में जो मुख्य अवयव हैं जिनसे आरएनए का निर्माण होता है, वे फास्फोरिक अम्ल, राइबोज शर्करा और 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षार, जिनमें से 2 प्यूरीन है और 2 पिरिमिडीन, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरेसिल। खास बात कि डीएनए की तुलना में आरएनए में थाइमीन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। आरएनए एक अशाखित पॉलीन्यूक्लियोटाइड की एकल स्ट्रैंड युक्त संरचना है। इस एकल स्ट्रैंड युक्त संरचना में कुछ स्थानों पर प्यूरीन और पिरिमिडीन क्षारों के मध्य हाइड्रोजन बॉन्ड्स का निर्माण होता है। यदि हम आरएनए की संरचना को देखें तो वो संरचना हमें एक सूत्र के रूप में इस तरीके से कुंडलित दिखाई पड़ सकती है। अब इस संरचना में इस प्रकार से नाइट्रोजनस बेसेस का स्थान रहता है। ध्यान दीजिएगा, ये जो नोकदार अवयव आपको दिखाए जा रहे हैं, इनमें हम प्यूरीन बेसेस को लिखते हैं, जैसे एडेनिन और गुआनिन, जबकि इनमें हम पिरिमिडीन बेसेस को लिखते हैं, जैसे साइटोसिन। अब सपोज करिए इस अवस्था में पहुंचने पर नीचे की तरफ एडेनिन बेस और ऊपर की तरफ साइटोसिन अथवा यूरेसिल बेस की उपस्थिति हो, तो उनके मध्य यहाँ पर एक प्रकार की बॉन्डिंग होगी। यदि आपको इस संरचना में वह चीजें स्पष्ट ना दिख रही हो तो आप संरचना के प्रारूप को ऐसे भी देख सकते हैं। अब यहाँ पर स्पष्ट रूप से देखिए, ये इस प्रकार से इन बेसेस का स्थान यहाँ पर है। अब मैंने कहा कि ऐसी संरचनाओं में हम प्यूरीन बेसेस को लिखते हैं, तो AG, और ऐसी संरचनाओं में हम पिरिमिडीन बेसेस को लिखते हैं, जैसे कि साइटोसिन। अब यदि इनका विपरीत क्रम इनके सम्मुख मौजूद हो जाता है,
इस प्रकार से। तो साइटोसिन क्षारक ग्वानिन से और एडेनिन यूरेसिल से समेकित होंगे। कब? जब यहाँ पर यूरेसिल मिल जाए और यहाँ पर ग्वानिन मिल जाए। तो ग्वानिन के सामने क्या होना चाहिए? साइटोसिन। तो इनके बीच में ऐसे बॉन्डिंग क्रिएट हो जाएगी इस प्रकार। तो वैसे तो ये आरएनए सूत्र एक सिंपल सूत्र है, लेकिन यहाँ पर आपको उन विपरीत क्षारकों के मध्य हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हुए दिखाई देते हैं। इसमें एक सुगर फॉस्फेट बैकबोन होती है, ये इसे क्या कहते हैं? सुगर फॉस्फेट बैकबोन। ये क्या है? नाइट्रोजनस बेसिस। और ये हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो आरएनए की संरचना कुछ इस प्रकार की दिखती है, जिसमें राइबोज शर्करा फॉस्फेट के रूप में दो प्रकार के नाइट्रोजनी क्षारक प्यूरीन और पिरिमिडीन उपस्थित हों। प्यूरीन क्षारकों के अंतर्गत एडेनिन और ग्वानिन, जबकि पिरिमिडीन के अंतर्गत साइटोसिन और यूरेसिल सम्मिलित रहते हैं। हर एक राइबोसाइड अणु में एक नाइट्रोजनी क्षारक और एक शर्करा अणु होता है। इसलिए आरएनए को पॉलीराइबोसाइड श्रृंखला में 4 प्रकार की राइबोसाइड इकाइयां मौजूद होती हैं। यानी एक आरएनए की जो पॉलीराइबोसाइड श्रृंखला है, उसमें 4 प्रकार की राइबोसाइड इकाइयां मौजूद होती हैं। वैसे तो आरएनए आनुवंशिक पदार्थ नहीं होता, अर्थात नॉन जेनेटिक है, लेकिन ये विशेष प्रकार की आनुवंशिक सूचनाओं का वाहक अवश्य है। इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य है एक कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण। आरएनए में 3 प्रकार के अणु प्रोटीन संश्लेषण के लिए प्रत्येक कोशिका में मौजूद होते हैं, जिसे हम आरएनए का प्रकार कह सकते हैं। तो आरएनए के प्रकार फर्स्ट कहलाता है राइबोसोमल आरएनए या आरएनए। राइबोसोमल, राइबोसोमी या आरएनए कोशिका के कुल आरएनए का 80% भाग बनाता है। ये न्यूक्लियोप्रोटीन के अणु हैं जो राइबोसोम्स में पाए जाते हैं। यानी कुल आरएनए का 80% ऑफ आरएनए। इसकी प्रेजेंस है राइबोसोम में। राइबोसोम एक छोटा सा पार्ट है किसी सेल। आरएनए का निर्माण क्रोमोसोम के सेट क्षेत्र में होकर केंद्रिका या न्यूक्लियोलस में पूरा हो जाता है। आरएनए प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में 3 प्रकार का है, 23S, 16S और 5S। आरएनए के निर्माण के बाद 2 यूनिट में 16S का आरएनए और दूसरी बड़ी यूनिट में 23S का आरएनए कोशिका द्रव्य में मिलता है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो 23S
16s और 5s कहा गया, ये अवसादन गुणांक की इकाई को s के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसे अवसादन गुणांक यानी जो राइबोसोम का अवसादन गुणांक होता है उसे s के रूप में प्रयोग किया जाता है। दूसरा आरएनए है मैसेंजर आरएनए या संदेशवाहक आरएनए। संदेशवाहक आरएनए या mRNA। M मीन्स मैसेंजर या संदेशवाहक। संदेशवाहक आरएनए कोशिका द्रव्य में प्रोटीन संश्लेषण के लिए आनुवंशिक सूचनाओं को प्रसारित करने का कार्य करता है, यानी एक प्रकार से मैसेंजर का कार्य करता है। mRNA प्रोटीन संश्लेषण का एक टेम्पलेट है। टेम्पलेट मतलब जहां से प्रोटीन संश्लेषण को प्रारंभ किया जाना है। इसकी मात्रा कुल आरएनए की केवल 5% ही होती है और ये ज्यादा समय तक कोशिकाओं में मौजूद नहीं रहता, यानी कि जो इसका लाइफ पीरियड है वो काफी कम होता है। कुछ जीवाणुओं में तो इसका जीवन काल 2 से 3 मिनट तक का ही है। प्रत्येक जीन अपना अलग mRNA बनाता है। इसके क्षारक एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल हैं। ये क्षारक क्रम के निर्मित एक जीन के mRNA को मोनोजीनिक कहते हैं, यानी एक क्षारक क्रम से बनने वाले mRNA को मोनोजीनिक कहा जाता है। mRNA के अणु लंबे धागेनुमा होते हैं और इनके बनने की दर काफी तीव्र है। mRNA अणुओं का शीघ्र अपघटन पॉलीपेप्टाइड के बहुलकीकरण के बाद हो जाता है। आप अपनी बुक में इसके स्ट्रक्चर को स्पष्ट तौर से देख सकते हैं। पेज नंबर 182 पर mRNA की संरचना को दिखाया गया है। तीसरे प्रकार का आरएनए जिसे हम हस्तांतरण आरएनए कहते हैं। हस्तांतरण मतलब ट्रांसफर आरएनए। हस्तांतरण आरएनए या टीआरएनए। ये 70 से 75 न्यूक्लियोटाइड्स की एक श्रृंखला बनाने वाला छोटे आकार के राइबोन्यूक्लिक अम्लों का समूह है। इसका ज्यादातर भाग डबल हेलिक्स हो जाता है, यानी द्विकुंडलित, और इस प्रकार की द्विकुंडलित संरचना में आप बहुत से लूप्स को देख सकते हैं, जिन्हें टी लूप, एंटीकोडोन लूप और डी लूप कहते हैं। इसकी संरचना कुछ ऐसी दिखाई देगी। बस आपको क्या करना है, इसे डबल हेलिक्स के रूप में ऐसे विकसित कर दें। अब आप इसमें देखेंगे कि हर एक स्थान पर यहाँ नाइट्रोजनस बेसिस की उपस्थिति होगी, यहाँ पर भी कुछ होंगे, ठीक है। इसके अतिरिक्त कुछ बेसिस
यहाँ आपको नीचे भी दिखाई देंगे, यहाँ पर भी। इसे टी लूप कहते हैं। ये है डी लूप, ये है एंटी कोडोन लूप। इसी जगह पर मैसेंजर आरएनए की एक रिकॉग्निशन साइट होती है जहां वो किसी कोडोन के साथ जुड़ता है, इसीलिए इसको एंटी कोडोन लूप कहते हैं। यहीं पर एक एंटी कोडोन आर्म होती है, एक डीएचयू आर्म, एक राइबोसोमल साइट। एमिनो एसिड ल्यूसीन जो कि इस स्थान पर जुड़ा होता है, एमिनो एसिड। ये एंटीकोडॉन भाग है जिसके साथ एमआरएनए एक दूसरी स्ट्रिप के साथ जुड़ने का प्रयास करता है। तो इसीलिए इसको ट्रांसफर आरएनए कहते हैं, जहां एक एमआरएनए रिकॉग्निशन साइट है, एक एंटीकोडोन लूप है, एंटीकोडोन आर्म है, एक डीएचयू आर्म है। ये इसकी संरचना की डीएचयू आर्म कहलाती है। इसे कहते हैं एंटीकोडोन आर्म। ये वाला इतना भाग एंटीकोडोन कहलाता है और इसे कहते हैं एमआरएनए रिकॉग्निशन साइट। तो इस तरीके से टीआरएनए का जो स्ट्रक्चर है वो बनता है। इसमें क्रियाशील एमिनो अम्लों की उपस्थिति भी है। टीआरएनए एमिनो अम्ल से संबद्ध होकर प्रोटीन संश्लेषण की जगह पर ले जाते हैं, यानी अमीनो अम्लों को प्रोटीन संश्लेषण के स्थान तक ले जाते हैं। कोशिका के आरएनए का कुल भाग का 18 से 20%, वैसे तो ये 85 के बाद 15% ही बचता है, लेकिन एक्चुअल में 80 to 20% ऑफ टोटल आरएनए इसकी मात्रा प्रदर्शित है। क्यों? क्योंकि कुछ मात्रा में संदेशवाहक आरएनए टीआरएनए में कन्वर्ट होता है। टीआरएनए के पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के सिरे पर कुछ स्थान पर क्षारक अयुग्मित मिलते हैं। टीआरएनए अणु की पहचान के लिए एक भाग एमिनो अम्ल से संबद्ध होने वाला क्षेत्र है, दूसरा क्रियाशील एंजाइम के लिए, तीसरा एंटीकोडोन के लिए और चौथा राइबोसोम की पहचान के लिए। तो जो एमिनो अम्ल से संबद्ध होने वाला क्षेत्र है वो इस स्थान पर होता है। तो पहले आपको इसमें का एक स्थान बता देते हैं, एक ये और एक ये। तो ये जो 3 और 5 हैं, ये उसकी श्रृंखलन के सिरों के मेजर और माइनर ग्रुप को प्रदर्शित करने वाले भाग। एमिनो अम्ल से संबद्ध होने वाला क्षेत्र 3 डिग्री सिरे पर या 3 मिनट सिरे पर मौजूद रहता है। क्रियाशील एंजाइम का क्षेत्र यहाँ पर है, जिसे हम डीएचयू आर्म कहते हैं। एंटीकोडोन क्षेत्र, जिसे हम एंटीकोडोन या कोडोन पहचान केंद्र के नाम से जानते हैं। इसके बाद है राइबोसोम की पहचान का क्षेत्र, मतलब
आरएनए की रिकॉग्निशन साइट। तो इन 4 क्षेत्रों में मुख्य रूप से टीआरएनए को बांटा गया है। यह पूरी संरचना टीआरएनए का क्लोवर लीफ मॉडल कहलाती है। क्लोवर लीफ मॉडल से टीआरएनए की संरचना को स्पष्ट किया गया था। 1968 में आर हॉली ने इस प्रक्रिया के द्वारा टीआरएनए को अधिक स्पष्ट रूप से समझाने का प्रयास किया था।